हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और आज रऊफ क्लासरा साहब जो हैं वो किसी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर केपी के इस्तीफे पर गवर्नर ने एतराज लगाकर अली अमीन गंडापुर को बुध को तलब कर लिया। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने इजलास बुलाकर सुहेल आफरीदी को वजीर आला मुंतखब करवा लिया। अपोजिशन लीडर का इलेक्शन का बॉयकॉट, अदालत जाने का बयान दे दिया। सीएम सुहेल आफरीदी से हल्फ कौन लेगा? सूबे में क्या आईनी बहरान पैदा हो चुका है? आज प्रोग्राम में इस पेचीदा कानूनी और सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के वकील फैसल चौधरी। इसके अलावा गजा अमन मुआहदे के लिए ट्रंप इजराइल पहुंच गए। इजरायली पार्लियामेंट से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी गजा अमन मुआहदे की तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मौजूद हैं। इस अहम डेवलपमेंट पर भी आज बात होगी। और इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान में कशीदगी पर ट्रंप का बयान। इजराइल से वापसी पर ट्रंप ने इस इशू पर बात करने का बता दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाक अफगान ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर भी बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार कामरान यूसुफ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अंदरूनी सियासत के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के वकील फैसल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी थैंक यू। जी फैसल, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि केपी में एक बहरानी सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। असेंबली से मुंतखब तो करा लिया गया सुहेल आफरीदी साहब को, लेकिन अब उनका हल्फ लेना जो है वो एक मुश्किल पड़ गई है। क्या अपडेट है इस पे? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है कोर्ट ने ये कह दिया है, कल तक का वक्त दे दिया है गवर्नर को कि आप बताएं कि आप हल्फ क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए, जब आप आइन और कानून पे अमल दरामद नहीं करेंगे और उसकी बजाय अपने विम्स एंड विशेस के ऊपर मामलात को तय करने देंगे तो फिर तो ज़ाहिर बहरान पैदा होगा। अब आइन की जो लीगल पोजीशन तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज के लिए आपको किसी भी मंजूरी की जरूरत नहीं होती। द मोमेंट आप रेजिग्नेशन टेंडर होता है वो कंसिडर कर लिया जाता है और उस पर जो फॉर्मेलिटीज है जैसे नोटिफिकेशन वगैरह वो इशू कर दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त पूरी कोशिश में है कि सियासी बदनीति की बुनियाद के ऊपर इस मामले को मुतनाज़ किया जाए, जो कि गिवन सिचुएशन में जो हालात वेस्टर्न बॉर्डर के हैं वो बहुत ही एक अहमकाना और बचगाना बात है। यानी आप बजाय इसके कि वहाँ पे स्टेबलाइजेशन करें और मामलात को जो है वो कूल डाउन करें। जब आप इतना बॉर्डर हॉट हो रहा है तो आप अंदर से भी जो है मामलात को पॉलिटिकल टर्मोइल में डाल रहे हैं। इससे पाकिस्तान का फायदा तो नहीं होगा, इससे नुकसान होगा। अब कल अदालत में आई होप कि सैनिटी विल परवेल और ये मामला ज्यादा लंबा नहीं होगा। और अली अमीन खान जो है वो असेंबली में भी बयान दे चुके हैं, तो उसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है। जो अगर कोई अगर मगर डालता है तो वो तो जाहिर है वो उस नीति की बुनियाद पे मेलाफिजिस है, वरना आइन में तो किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। कानूनी पेचीदगियां आप अच्छी तरह से समझते हैं, तो क्या होगा अगर हल्फ नहीं ले रहे गवर्नर? तो क्या ये कानूनी तौर पर अगर इसको देखें तो क्या मामला हो सकता है इसके बाद? देखिए, वो तो चीफ जस्टिस के पास भी पावर है, वो खुद भी हलफ ले सकते हैं। आपको याद होगा हमजा शरीफ का हलफ जो है उस वक्त के गवर्नर उमर चीमा ने लेने से इनकार किया तो परवेज अशर साहब ने लिया था। तो ये वो कोई इसमें फैसले मौजूद है और हलफ जो है वो तो ओथ होता है, वो गवर्नर नहीं लेगा। ये तो गवर्नर की जो है वो रिस्पेक्ट होती है कि एक ओहदे की कि आप जो है वो क्योंकि वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के तो वो ओथ लेते हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। फैसल कुंडी को वोट ले लेना चाहिए क्योंकि अब असेंबली ने ऐवान ने आज अपनी राय का इजहार कर दिया। सुहेल आफरीदी को ऐवान की अक्सरियत ने मुंतखब कर लिया और तमाम तर दावों के बावजूद एक भी वोट पीटीआई का, जैसे हम हमेशा से कहते थे कि एक भी शख्स आप नहीं तोड़ सकेंगे, ये साबित हुआ है। और अवाम जब ऐवान की मंशा सामने आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि अवाम की मंशा सामने आ गई है। तो इस चीज को अगर अवाम को डिनाई करके आप चलेंगे तो इस तरह से फिर हुकूमत तो नहीं हो सकेगी। वो तो फिर जाहिर है फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, पेचीदगियां पैदा होंगी। जी 90 वोट्स जो हैं वो मिले और आई थिंक 2 MPs जो है वो शायद बाहर थे और नहीं, एक स्पीकर एक डिप्टी स्पीकर थे, वो वोट नहीं डालते थे। अच्छा,
सही है, ठीक है। तो ये बताइएगा, मैं सुन रही थी ऑपोजिशन लीडर ने ये भी कहा कि 3-4 दिन बाद कर लेते, इतनी क्या जल्दी थी? अगर आपको ये करना ही था तो ये मामला जो है वो हल हो जाता, क्योंकि उन्होंने एतराज लगा के भेजा था उस इस्तीफे पे, तो 3-4 दिन ठहर जाते। ये पॉसिबिलिटी थी कि 3-4 दिन जो है ठहर जाते, और अगर ऑपोजिशन ये कह रही है तो इसके पीछे क्या मकसद होगा? देखिए, अपोजिशन ने कल अपने उम्मीदवार के कागजात जमा कराए हैं, उन्होंने इलेक्शन की लीगल हैसियत को तस्लीम कर लिया है। अब उसके बाद कोई दबाव है या अगर मगर है जो कि ज़ाहिर नजर आ रहा है, तो वो उस पे जो है एक अलग बात है। लेकिन जब आप अपने उम्मीदवारों के कागजात जमा करा देंगे, इलेक्शन में आपने हिस्सा ले लिया, तो फिर आप क्यों कहते हैं? दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये तो एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहते। अली अमीन ने रेजिग्नेशन टेंडर करके वो अब डेरा इस्माइल खान चले गए हैं, तो उसके बाद आप किस तरह से उस ऑफिस को खाली रखेंगे? वो तो मुनासिब बात नहीं है, और वो हमेशा इस तरह से होता है, बल्कि ये फॉर्मेलिटीज होती हैं तो ये एक दिन लगता है, वरना तो जो ऑफिसेज इस किस्म के वो तो फौरी जो है उनको फिल अप कर दिया जाता है, ताकि जो डे टू डे अफेयर्स में सीएम का बड़ा किरदार होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, उन्होंने डे टू डे गवर्नमेंट चलानी होती है, और इस तरह से उनके काम में रखना डालना तो जमहूरी अमल के तसलसल में रखना डालना है। तो फैसल, लेट्स सपोज के वो मना करते हैं अभी हल्फ लेने से, तो चीफ जस्टिस जो हैं वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं हल्फ लेने के लिए? जी, उनके आईनी पावर है, आर्टिकल 255 के तहत वो किसी को भी, जिसको भी चीफ जस्टिस है, वो किसी भी अथॉरिटी को, अपने किसी जज को कह सकते हैं, किसी और अथॉरिटी को कह, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली को कह सकते हैं कि आप वोट जो है वो एग्जीक्यूट करें और वोट ले लें उनसे, सीएम साहब से। आप पीटीआई की सियासत भी आपने बड़ी करीब से देखी है, और वक्तन फवक्तन क्वाइट ऑफनली जो है वो आप तनकीद भी करते रहते हैं कुछ लोगों पर कि ये खान की रिहाई के लिए सही काम इन्होंने नहीं किया, या जिस तरह से करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया। मैं सुन रही थी सोहेल आफरीदी साहब को भी, उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए जान भी दे दूंगा। अली अमीन के जाने के बाद आपको लगता है सोहेल आफरीदी ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि अली अमीन के बस में नहीं था, या अली अमीन नहीं कर पाए? देखिए, सोहेल आफरीदी साहब जो है, अगर वो कोई काम कर सकते हैं तो ये हो सकता है कि केपी में मोबिलाइजेशन अच्छी कर दे। उसके अलावा अगर वो ये कहेंगे कि अलग दरवाजा तो खोल नहीं सकते ज़रा वो, और ना ही कोई बड़ी एक्टिविटी जो है वो मुझे नजर आ रही है कंफ्रंटेशन पे, तो उनको नुकसान होगा। और मेरा ख्याल में उनको आज मैंने उनकी तकरीर सुनी है, वो बिल्कुल एक जैसे स्टूडेंट लीडर की तकरीर होती है वैसी थी, लेकिन अब उनको कोई जिम्मेदारी आ गई है, तो सियासी जो मामला है उनको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये पोस्ट बड़ी डिफिकल्ट है और एपी बड़ा चैलेंजिंग प्रोविंस है, उसको साथ में लेके चलना, ये एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको लोगों ने वोट दिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उसके लिए वो जो कुछ कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे, और उनको पार्टी में किसी किस्म की ग्रुप बंदी का भी अभी सामना नहीं है, और वो बड़े हॉट फेवरेट है सबके, और एवरीबॉडी लाइक्स हिम। दूसरा, आपने पहली दफा देखा होगा कि जो केपी की लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिनको हमेशा मैं ये कहता था कि ये लोग वो है जिनको मौका देना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा एक कंडक्ट किया है, अपने मुखालफिन के पास भी गए हैं, वोट मांगा है, तो एक सियासी अमल की एग्जीबिशन की है, और उन्होंने उस सियासी जो एक तरीकेकार मुरवजा है उसको फॉलो किया है। ये एक बहुत काबिल तारीफ बात है। तो फैसल, जैसे आपने कहा कि सियासी जिम्मेदारियां ज़ाहिर होती हैं, और ये पोस्ट जो है एक अहम पोस्ट है, और ख़ासतौर पर अगर सूबा जो है वो केपी जैसा हो तो ये पोस्ट नहायत ही जो है वो अहम बन जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सोहेल आफरीदी भी, ठीक है, आज उनकी तकरीर जो है वो बड़ी मज़ामती तकरीर थी, आपने जैसे कहा कि एक स्टूडेंट की वो जो तकरीर होती है उस तरह की थी, लेकिन इवेंचुअली जो अली अमीन की मजबूरियाँ नज़र आई कि उन्होंने एज अ CM जो है वो एक सूबे के CM भी हैं, फिर उन्होंने वफाक को, एस्टैब्लिशमेंट को, सबको साथ लेके चलना है, सबसे बातचीत रखनी है, तो इवेंचुअली सोहेल आफरीदी का भी यही फेट होगा ना कि वो भी एज अ CM, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबसे जो है वो मज़ामत करके अपनी ही एक 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो बनाकर चलें, और इमरान खान की अगर ये ख्वाहिश है तो उसको पूरा कर सकें। तो ये आपको भी लगता है थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होगा, इवन इफ द पर्सन इज लाइक सोहेल आफरीदी? देखिए, अली अमीन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अली अमीन पार्टी को साथ लेके नहीं चल सके,
और वो अपना एक ग्रुप खड़ा जो है बिल्कुल उन तक महदूद रहे, वकास शेख वगैरह जो है, या उनके अपने भाई के अलावा उनकी वो किसी की ज्यादा ना उन्होंने सुनी, ना उसमें कोई ऐसा मामला किया जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान पहुंचा, मुखालफत बहुत होगी। ये क्योंकि जूनियर है, ज्यादा सीनियर लोगों की बात सुनेंगे और पार्टी की जो पार्टी के अंदर जो मामलात हैं, तो उम्मीद है कि सबको साथ लेके चलेंगे। बाकी अगर कन्फ्रंटेशन करेंगे तो उसका जो कन्फ्रंटेशन जो है, देखिए अपनी राय रखना तो कन्फ्रंटेशन नहीं होती, वो तो हर जगह रखनी चाहिए, उन फोरम से भी रखनी चाहिए, पब्लिकली भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़रा वो लोगों की अवाम की जो मंगे हैं या उनकी ख्वाहिशात है उनके तर्जुमान है, वो तो बिल्कुल रखें। लेकिन अगर वो ये कहें कि कन्फ्रंटेशन करके सूबाई इकाई जो है वो पाक के खिलाफ कोई इस किस्म का काम करेगी, मेरा ख्याल में वो ना हो सकेगा उनसे, और ना उनको करना चाहिए। और ये एक वो जवाब होगा जिससे फिर जो वो हुकूमत की जो अभी उनके ऊपर लगने वाले इल्जामात है, उनको वो सच्चा करने की कोशिश करें। ये बहुत ही एक इनके लिए एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स करने की जरूरत है और लीडरशिप की जरूरत है, लीडरशिप का शो करने की जरूरत होगी उनको। और सिर्फ अगर ये कहें कि वहां से कोई बंदे ले आएंगे और फिर मुजाहिदीन वहां पे वो करें, बिल्कुल जो करें, लेकिन ये सारी चीजें सोच समझ के करें, क्योंकि इस वक्त बॉर्डर की सिचुएशन जो है वो भी आपके सामने है, और इंटरनली और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को भी मैं बिल्कुल लगी लपटी नहीं रखूंगा। इनको भी होश के नाखून लेने की जरूरत है। जिस तरह से किया जा रहा है ये बहुत नुकसानदेह। DGI का कोई दुख नहीं बनता था पेशावर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उन्होंने उससे मामला गर्म हुए और उनको वो वहां पे अवाम में एक जो पश्तून अवाम है उनका गम और गुस्सा है, उस चीज को ठंडा करने की जरूरत है। और इस चीज को हर वक्त जो है डंडे सोटे की जो कार्रवाई है उससे बहुत नुकसान हुआ है, हो रहा है और होगा। तो इस पे भी मरकज और एस्टेब्लिशमेंट को सोचने की जरूरत है। कोई भी जो है अपने मामलात को, मिजाज को खुद से को थोड़ा ठंडा करे। ये हर वक्त जो इस वक्त होता है कि डंडा डोली करके, इससे तो मामलात नहीं चलेंगे और केपी में तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। लेकिन फैसल, जो दहशतगर्दी का मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला है और केपी जो है वो इस पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। PTI का बार बार ये कहना कि बातचीत से जो है वो मसला हल होगा, हुकूमत का ये कहना कि सुहेल आफरीदी जैसे शख्स को इसलिए लगाया गया है कि वो जो है ऑपरेशन की मुखालफत करें, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो ये कंफ्यूज पॉलिसी के साथ तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और ये दहशतगर्दी का मसला इंतहाई संगीन मसला है। ये कोई मजाक नहीं है, कोई बच्चों की बात नहीं है, ये एक निहायत संगीन मसला है। इस पे अगर दोनों अतराफ जो हैं वो एक पॉलिसी पे नहीं आएंगे, एक पेज पे नहीं आएंगे, तो एक कंफ्यूज स्टेट के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए मैं आपकी बात बिल्कुल सॉफ्टवेयर से कि ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन को दूर होना चाहिए। देखिए वहाँ पे जो मरूजी हालात है वो इस तरह से है, क्योंकि आज से नहीं तकरीबन 50 सालों से केपी जो है वो फ्रंट लाइन है। अफगान जहाज के दौरान, फिर 90s जो जहाजी वेग जहाज था, फिर मुशर्रफ 9/11 के दौरान, और अब फिर ये जो ऑपरेशन जो है इसमें, तो ये सारी चीजों को जो लोकल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स ये है कि वो एक तरफ TTP को फेस करते हैं, एक तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को फेस करते हैं, तो आपको फिर उनको एतमाद में लेना पड़ेगा ना। और ये जो मसला है दहशतगर्दी का, ये बहुत जैसे आपने कहा बहुत संजीदा मसला है, तो इसको रूट आउट करने के लिए तो आपको लोकल पॉपुलेशन आपके बिल्कुल साथ चाहिए, कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो। और वहाँ पे जो कबाइल हैं ड्यूरल लाइन पे लोगों के दोनों तरफ रिश्तेदारियां हैं, बंदे जब उस वक्त होते हैं, नुकसान होता है, तो फिर एक जो कोलैटरल डैमेज है उसके नतीजे में भी एक नफरत होती है, तो वो लोग भी जो है वो फिर मुखालिफ समझ पर चले जाते हैं। तो ये सारी चीजों को बातचीत के जरिए आप हल करेंगे ना। उसमें सुहेल अफरीदी साहब का या PTI का कोई ये मामला तो नहीं है ना कि वो फौज से लड़ना चाहते हैं। वो तो फौज को बार बार यही कह रहे हैं कि आप अपने लोगों के साथ इंडल्ज करें, एंगेज करें, और एंगेजमेंट की पॉलिसी जो है वो बड़ी जरूरी है। अगर आप उनको साथ बातचीत नहीं करेंगे, अब आपने देखें कि हमारी फौजों ने एक बड़ा बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है वहां पे जो हमला हुआ, लेकिन अब उसके बाद क्या डिप्लोमेसी कतर और सऊदी अरबिया की नहीं हुई है, तो फिर ये जब एक तीसरा मुल्क आ रहा है और 20 साल लड़े हैं अफगानिस्तान और अमेरिका और दोहा में उन्होंने बैठ के बात की है, तो हर जंग के बाद तो फिर टेबल टॉक तो होती है, डिप्लोमेसी तो होगी, पॉलिटिकल एंगल तो आएगा।
उसको आप ब्रश साइड करके आज जो जिस ऑपरेशन जो है टारगेटेड ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो रहे हैं और उसकी आई थिंक मुखालफत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको मेजर ऑपरेशन करेंगे तो वो तो फिर जिस यूनिट में यानी जिस सूबे में ऑपरेशन होगा तो उनकी हुकूमत को साथ लेके चलना पड़ेगा और उनके तहफात को भी दूर करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को नुकसान होता है और बराह रास्त फिर इसका निशाना बनती है लोकल सिविलियन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो भी। जितने हमारे लोग शहीद हो गए, ऑफिसर्स और जवान शहीद हुए फौज के, एफसी के, पुलिस के, आम लोगों के, तो ये बड़ा इसको तो बड़ा पूरे अपोजिशन को, हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, इदारों को बैठ के एक कॉन्फ्रेंस बनानी चाहिए। वहाँ पे पख्तून जो लोग हैं उनके साथ बैठे हैं, जो लीडर हैं उनके साथ बैठे, दूसरी सियासी पार्टियों के साथ बैठाएं। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। फैसल, तो ये जाते जाते ये बताएगा कि क्या लग रहा है आपको, सुहेल आफरीदी आ जाएंगे तो उनके बाद कोई डेवलपमेंट पर, गवर्नेंस पर, लोगों की फलाह पर, आवाम की बेहतरी पर कोई काम होगा, या बस वही जो इतने टाइम से ये सूबा जिस चीज़ में जकड़ा हुआ है वो है मज़ाहमत मज़ाहमत मज़ाहमत, ये भी यही कैरी ऑन करेंगे बल्कि वन स्टेप अहेड होंगे, क्योंकि आपने कहा कि इनके पास मोबिलाइज करने की पावर है, तो यही फ्यूचर अभी नजर आ रहा है आपको? डेफिनेटली वो तो वो करेंगे ही, लेकिन जब आप डे टू डे अफेयर्स चलाते हैं, हल्कों के, एमपीएस के, मेंबरान के काम होते हैं, अवाम के डे टू डे अफेयर होते हैं, उनको तो चलाना होता है। अगर वो नहीं चला पाएंगे तो वो तो मुश्किल हो जाएगा ना जी। वो तो साथ साथ में फिर देखना पड़ता है। अब यही तो उनकी देखना है ना कि ये टीम क्या बना, उसमें एक्सपीरियंस लोग कौन कौन से आते हैं, वहां से इनकी कैबिनेट कैसे बनती है, जाहिर वहीं से फिर आपको पता चलेगा। सिर्फ अगर आप ये कहें कि ये ठीक बात है कि लोगों की जो इस वक्त पीटीआई के जो लोग हैं उनकी डेवलपमेंट में या गवर्नेंस में इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाहर तौर पे ये गवर्नमेंट का काम तो होता है, डे टू डे अफेयर्स तो चलाने होते हैं और फिर काम भी होते हैं लोगों के अपना उसमें हर तरह के, तो वो तो साथ में करने पड़ेंगे। वे कैबिनेट बनाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप हलफ लें ताकि जो रूटीन बहाल हो। उसके बाद अगर कुछ करते हैं तो फिर आप देख लीजिए। ये तो पहले जो है वो उनको जो है टारगेट करके बैठे हुए सारे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाति की बात है। थैंक यू फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसल चौधरी पीटीआई के वकील हमारे साथ मौजूद थे। बात कर रहे थे कि जो इस्तीफा दे दिया गया है चीफ मिनिस्टर, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से, उसको जो है वो गवर्नर ने एतराज़ात लगा के वापस कर दिया। ये मामला जो है वो कोर्ट में लेके गई है पीटीआई, और अभी कुछ देर पहले ही सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कोर्ट ने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि ये जो है वो ऑर्डर दे दिया गया है कि गवर्नर इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे कि ये इस्तीफा, ये हल्फ जो है वो इस वक्त वो क्यों नहीं ले रहे हैं, और चीफ जस्टिस के पास ये अथॉरिटी है कि अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो वो किसी और को जो है वो नॉमिनेट करें जो कि हल्फ लें। सुहेल आफरीदी को 90 वोट्स के साथ जो है वो पीटीआई ने केपी असेंबली में मुंतखब करा लिया है सीएम। अब हल्फ लेना जो है वो बाकी है। लेट्स सी ये मामला जो है वो कहां तक जाता है। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम इशूज हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान यूसुफ जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो किस तरफ हेडेड है। ये बताइएगा कामरान कि इंडिया, जब अमेरिका का इनकला हुआ अफगानिस्तान से, इंडिया जो है वो बौखलाहट का शिकार था। उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब जो है वो आगे क्या वे फॉरवर्ड होगा और किस तरह से जो है वो इतने अरसे की जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है उस रीजन में, वो उनको लग रहा था कि ज़ाया जो है वो हो गई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद हैं अफगानिस्तान के साथ, रोजा एक तवील दौरा जो है वो वहां पे कर रहे हैं, विच इज वेरी अनयूजुअल। इंडिया काबुल में अपना सिफारती खाना जो है वो फुल स्केल पर जो है वो सिफारत खाना फुल स्केल पर ओपन करने की तरफ जा रहा है। ऐसा, और उस वक्त हम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे इनकी हुकूमत को। ऐसा क्या हुआ ओवर दीज ईयर्स के आज मामला जो है वो बिल्कुल तब्दील नजर आ रहा है? उसमें आई थिंक वही कि पाकिस्तान की तरफ से सिचुएशन को मिसरीड किया गया। पाकिस्तान का यही ख्याल था कि शायद अफगान तालिबान अगर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम नहीं करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको पता है कि कोई परमानेंट आपका दोस्त नहीं होता, परमानेंट आपका कोई दुश्मन नहीं होता। जो आपके इंटरेस्ट हैं वो परमानेंट होते हैं। तो इस चीज ने मेरे ख्याल में अब एस्टेब्लिश किया है। और रही बात इंडिया और अफगान तालिबान की आपस में कुर्बत की, तो ये भी आई थिंक जो इंडिया है उसको बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखें, पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भी जो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, रीजन के अंदर वो आइसोलेशन का शिकार है।
तो इस सिचुएशन के अंदर उसको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त खराब हैं, तो इस सिचुएशन को वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है अपने इंटरेस्ट के लिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, अगर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है गुड इनफ, लेकिन अगर उस ताल्लुकात की बेसिस ये हैं कि आपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना है, तो वो फिर पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वहां पर जाकर जो अफगान तालिबान के वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने जो मकबूजा जम्मू कश्मीर जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है उसको इंडिया की बतौर टेरिटरी एक्सेप्ट करने की कोशिश की। फिर दहशतगर्दी से मुतालिक भी ऐसे हिंट देने की कोशिश की कि जैसे पाकिस्तान बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है या उसकी जो लाइन है भारत की टो करने की कोशिश की। जब इस तरह की आप बातें करेंगे और फिर पाकिस्तान के साथ आपको 2600-2700 किलोमीटर तवील एक बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इट्स अ बिग लेसन, और शायद अब जो पाकिस्तान ने पोजीशन ली है कि वहां पर एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और जो भी मॉडरेट और कह सकते हैं कि प्रो डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, और जो अफगानिस्तान के अवाम चाहते हैं वहां पे उस तरह की हुकूमत होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ जो हमारी माजी की पॉलिसी रही जिसका हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं कि जो पिक एंड चूज करते रहे खास ग्रुप को सपोर्ट करके। शायद हमें लगता था कि हमारे मफाद में बेहतर हो। अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें, शायद आपको अब अशरफ गनी और जो हामिद कारजाई की गवर्नमेंट है वो ज्यादा बेहतर नजर आएगी बनिस्बत अफगान तालिबान के। ऐसे किसी भी मसले को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमारी अफवाज जो है उनसे तो कोई मुकाबला ही नहीं है अफगानिस्तान से, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर हों और अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी हो। ये तो बहुत बड़ी रुकावट है हमारे यहाँ कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल, आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट बात भी है क्योंकि आमतौर पर जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जहां पर जरा बेहतर आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है तो एटलीस्ट जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं उसमें आपको एक बाय पार्टिजन कंसेंसस नजर आता है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो सकती है, बट इस केस के अंदर मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अगर आप अफगानिस्तान के मामले को देखें तो एक्सेप्ट वन पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ जिसका एक अपना डिफरेंट वर्ल्ड व्यू है और वो पहले भी उसी तरीके से एडवोकेट करते थे, अदर देन दैट आई थिंक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, जो आमतौर पर अवाम को देख लें, जो जनरली मेरा जो एक इम्प्रेशन है, मेरा ख्याल है कि लोग बाय एंड लार्ज दे अंडरस्टैंड कि ये जो अफगानिस्तान का मामला है, अफगान तालिबान है, ये बहुत बड़े एहसान फरामोश हैं। हमने इनके ऊपर इतने एहसानात किए, हमने पिछले सिंस 1979 लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन को अपने यहाँ पनाह दी, वो यहाँ पर नौकरियां करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान एक अमेरिका की तरह है जितना यहाँ से वो कमाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो पाकिस्तान को गाली भी देते हैं और इंडिया को उनको वो अच्छा समझते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल पाकिस्तान में भी रियलाइजेशन है, अवामी लेवल के ऊपर भी, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, एक्सेप्ट जो एक पार्टी है, बट ओवरऑल आई बिलीव कि इस पर एक इत्तेफाक राय अगर होगा और अगर मिल के चलेंगे तो शायद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में फिर आसानी होती है, क्योंकि अदरवाइज केपी में हमने देखा है कि एक केपी गवर्नमेंट का वहां पे तहरीक इंसाफ का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है काउंटर टेररिज्म से मुतालिक, अफगानिस्तान की पॉलिसी से मुतालिक, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं इम्प्लीमेंटेशन में, जो DGISPR ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हाईलाइट भी किया था। कामरान, वेरी क्विकली ये भी बताएगा, बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो मैं आपको ले जाती हूँ, शहबाज शरीफ साहब जो है वो इजिप्ट में मौजूद हैं, शर्म शेख में जो है वो एक समिट हो रही है, पीस समिट जिसको कहा गया है, इसको आप कैसा देख रहे हैं? बाकायदा तौर पर जो है वो फॉर्मली साइन होगा पीस डील, और जो होस्टेजेस अब रिलीज कर दिए गए हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा और उसकी कितनी उम्मीद आपको नजर आ रही है इम्प्लीमेंट होते हुए? देखें, जो स्टार्ट तो बहुत प्रॉमिसिंग है क्योंकि जब 20 नुकाती ये मंसूबा भी सामने आया था तो बहुत से लोग स्केप्टिकल थे कि इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला और शायद मुश्किल फेज भी था उस पर अमल दरामद ऑलमोस्ट हो गया है। जो 20 इजरायली हमास के पास थे उनको रिहा कर दिया गया, और जो फलस्तीनी को 2000 के करीब जिनको छोड़ना है इसराइल ने, उनकी रिहाई का अमल भी जारी है, और ये सबसे पहली मेरे ख्याल में शर्त थी। दूसरे मरहले में जैसे आपने कहा कि शर्म शेख में चीज हो रही है, बिल्कुल उस सारे मुआहदे को इंडोर्स किया जाएगा, और अगले मरहले के अंदर जो एक इंडिपेंडेंट इंटरम पैलेस्टीनियन जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है कि गजा के मामलात को चलाने के लिए, उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके ऊपर एक इंटरनेशनल बोर्ड होगा जिसको हेड करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप, और फिर बाकी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी है। तो इन सारे मामलात के ऊपर बात होगी, और आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने
अगेन कहा कि ये एक नई सुबह है मिडिल ईस्ट की अगर आप बात करें, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे थे कि जी वो इस पीस प्रोसेस से कमिटेड है। तो अब चैलेंज है बहुत बड़ा ये, क्योंकि पहला मरला तो कंप्लीट हुआ है और उस पर फर्दर कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टार्ट। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कामराज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो बाकी है गजा पीस मुआहदे को लेकर, और इसी हवाले से जो है वो समिट ऑफ पीस भी जारी है इजिप्ट में। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।